हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ के वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, उसके सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। हम बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या क्या है। ठीक है। तो अगर हम पहले फीचर की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लेंथीएस्ट वन। ठीक है। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथीएस्ट तो आप समझ रहे हो कि बड़ा है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने सुना भी होगा कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है पूरे विश्व में। और ऊपर से वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बाकी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम कंपेयर करें तो अगर ऑस्ट्रेलिया सॉरी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उससे अगर हम कंपेयर करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो हम उसमें हम क्या देखते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से बहुत ही बल्कि है साइज में और लेंथ में भी। ठीक है। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आप उसको अगर देखेंगे तो एक किताब, एक छोटी सी नोवेल जैसी लगती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो बल्कि एकदम ठीक है। उसमें हम क्यों बल्कि है क्योंकि इंडिया में बात करें जोग्राफिकली वास्ट एरिया है। ठीक है। और जिसको गवर्न करने के लिए कुछ कानून तो चाहिए ना। मतलब आर्टिकल्स तो चाहिए, प्रोविजन तो चाहिए, किस तरीके से किस एरिया को हम डील करेंगे, किस तरीके से किस सेक्शन ऑफ पीपल को हम डील कर सकते हैं। ठीक है। इन सब के बारे में कहाँ पे लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा, जितना ज़्यादा विविधता होगा, उतना ज़्यादा आपको उतना बेहतर तरीके से लॉ बनाने होगा। ठीक है। कानून बनाना होगा। उतना बेहतर तरीके से आपको संविधान में प्रोविजन लिखने होंगे। ठीक है। तो इसलिए हम क्या, और बेसिकली इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में जहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो स्टेट है और जो सेंटर है वहाँ पे दोनों का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इंडिया में अगर बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को भी गवर्न करता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी। यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए साइज में ये बल्कि है। ठीक है। तो ये क्या फिर पहला फीचर क्या होगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है। दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर सोर्स की अगर बात करें तो ये बेसिकली डिपेंडेंट नॉट डिपेंड ओनली ऑन वन फिलोसफिकल थॉट, वन फिलोसफिकल आइडिया, बट इट इज़ अ मल्टी वेराइटल थॉट। ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं मल्टी वेराइटल सोर्स क्या क्या है। जैसे कि अगर बात करें कि फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन लिए गए हैं ज़्यादातर अगर हम देखें तो उसमें से कुछ प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिए गए हैं। ठीक है। प्रायर जो लॉज थे, प्रायर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किए थे लॉ, उनसे भी हमने सीख के ठीक है उनको इनकलकेट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और टाइम के साथ क्या हुआ कि एवोल्यूशनरी वन बनाने के लिए हमें उसमें क्या हुआ ऐसे कुछ प्रोविजन डालने पड़े जो कि इवॉल्व हो। ठीक है। फ्यूचरिस्टिक अगर आपको सोचना है तो उसके लिए आपको अलग अलग फिलोसफिकल थॉट्स को समझना पड़ेगा, अलग अलग फिलोसफर, अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा। इसलिए हम क्या देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप अगर पढ़ने अगर बैठेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो उसमें आप केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आप एक तरीके से अलग अलग फिलोसफिकल पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है। अलग अलग कंट्रीज के कुछ किसी न किसी कंट्रीज के कुछ ना कुछ प्रोविजन को आप जरूर पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने टाइम में हम क्या देखते हैं 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया गया था और उसके अंदर से प्रोविजन निकाले गए थे। इसलिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे सोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए बल्कि है। ठीक है। और इसमें कल्मिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से अगर बात करें तो रिजिड वन कैसे है। रिजिड वन इस तरीके से है कि अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए हमें उसमें अमेंडमेंट करना पड़ता है। अमेंडमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि बेसिकली पार्लियामेंट में आपको लॉ लाना पड़ेगा। ठीक है। जिससे आप क्या कर सकते हैं कि अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अमेंडमेंट के बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि स्पेशल मेजॉरिटी से भी अमेंडमेंट होता है और ऑर्डिनरी सिंपल मेजॉरिटी से बेसिकली भी अमेंडमेंट होते हैं। लेकिन अगर बात करें रिजिड वन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बन जाता है जिसमें हम क्या देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी से आपको क्या करना हो, अमेंडमेंट करना हो, जो कि बहुत मुश्किल होता है पाना। ठीक है। और फ्लेक्सिबल वन कब बन जाता है, इसमें ऑर्डिनरी लॉ से आप क्या कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं। ठीक है। इसमें हम कल्मिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हम देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और कई मामलों में रिजिड है, कई मामलों में फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है। चौथा अगर हम कंपैरिजन देखें तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग को प्रोवाइड करता है। ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, ब्रिटिशर्स से अडॉप्ट किया। ठीक है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें हम क्या देखते हैं प्राइम मिनिस्टर होगा, फिर उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। ठीक है।
वो क्या करेंगे, बेसिकली स्टेट को रन करने में मदद करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट को फंक्शनिंग करने में मदद करेंगे, ठीक है, एक मेजॉरिटी पार्टी होगी। इस तरीके के हम क्या देखते हैं, जो प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे पार्लियामेंट हम क्या देखते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट को आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये सब हम क्या देखते हैं, किसके अंदर आते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आते हैं। सिंथेसिस ऑफ अ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इसका मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी मतलब कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट हैव पावर टू टेक डिसीजन फॉर इंडिया, ठीक है, बट एज वेल एज वी हैव जुडिशरी, तो हमें क्या जुडिशरी को नेग्लेक्ट नहीं करना है, वो जुडिशरी भी एक पार्ट है स्टेट रन करने में, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी अगर बात करते हैं आज के टाइम में, वैसे 3 होते हैं, लेकिन एक इनविजिबल पिलर इंडिया या फिर कहीं भी वर्ल्ड में दिखता है, जो कि मीडिया को माना गया है, ठीक है। शायद आज की मीडिया नहीं, जो इंडियन मीडिया की अगर बात करें, बेसिकली ऑटोनोमस मीडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि अपने फैक्ट्स को रखती है, अपने विचार को रख सकती है। इसमें हम क्या देखते हैं, जुडिशियल सुप्रीमेसी में हम क्या देखते हैं कि जुडिशरी सुप्रीम है, मतलब जुडिशरी किसी के इन्फ्लुएंस नहीं है, जब वो जजमेंट देगा, जब वो डिसीजन देगा, तो वो किसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर नहीं, किसी के दबाव में आके नहीं देगा, ठीक है। उसका जो जजमेंट रहेगा वो पार्लियामेंट सोवेरन होने के बावजूद भी वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जुडिशरी पार्लियामेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होगा जब कभी भी डिसीजन लेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या देखते हैं जो जुडिशरी है, जो कोर्ट्स है, वहाँ पे हम क्या देखते हैं, स्टेट के खिलाफ, मतलब गवर्नमेंट वर्सेस पब्लिक। अब बहुत सारे लिटिगेशन, बहुत सारे केसेस को देखेंगे आने वाले टाइम में, इसमें हम क्या देखते हैं कि स्टेट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने या फिर किसी भी जुडिशरी ने, जो हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या डिसीजन दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जुडिशियल सुप्रीमेसी इंडिया में है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जुडिशरी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, ठीक है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, फेडरल सिस्टम मतलब कि यहाँ पे हम स्टेट देखते हैं, इंडिया में स्टेट है, स्टेट विद सेंटर, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं कि यूनिटरी बायस मतलब कि जो फेडरल सिस्टम, मतलब स्टेट को अपना से है कहने का कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका झुकाव थोड़ा ज़्यादा किस तरफ है, सेंटर की तरफ है। वाई सेंटर की तरफ है, क्योंकि सेंटर इज कोर फंक्शनिंग ना। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करें, तो इसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे स्टेट जो है ज़्यादा पावरफुल है कई मामलों में, लेकिन वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो इंडिया में बात करें, तो इंडिया में हम देखते हैं कि सेंटर ज़्यादा पावरफुल है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली इसको फेवरिंग करता है, ठीक है। और इसमें हम किस तरीके से ये ट्रेस कर सकते हैं, 7th शेड्यूल आप अगर आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो सब्जेक्ट दे रखे हैं कि स्टेट के ये सब्जेक्ट है, स्टेट इन उस पर लॉ कानून बना सकता है, ठीक है, सेंटर इन प्रोविजन पे, इन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है, कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि बेसिकली ज़्यादा फेवर किसको किया गया है, सेंटर को किया गया है, ठीक है। और सातवां अगर हम बात करें, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। इंडी इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट तो है ही, इट डजंट इन्फ्लुएंस बाय समवन एल्स, ठीक है, बट इसमें हम क्या देखते हैं कि इंटीग्रेटेड भी है, जो कोर्ट है, ठीक है, जो जुडिशरी है, उसमें भी हायरार्की हम देखते हैं, सबसे ऊपर आते हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सब ऑर्डिनेट जुडिशरी, ठीक है। इस सब में हम क्या देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंस है, हर लेवल पे इंडिपेंडेंस देखा जाएगा, मतलब जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, हाई कोर्ट किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होगा अपनी डिसीजन मेकिंग में, सुप्रीम कोर्ट है वो जब जजमेंट सुनाएगा तो वो उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है। और साथ में क्या है, ये सब जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। अलग लेवल पे हम क्या देख रहे हैं, केसेस, जैसे कि आप अगर कभी भगवान की दुआ से ना पढ़े, लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर कभी आप केस लड़ते हैं, तो आप हायरार्की में जाते हैं, जैसे कि आप लिटिगेशन किया आपने, उसमें हम क्या देखते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, फिर उसके बाद आप जाते हैं, वहाँ से रिजेक्ट हो गया आपका केस, फाइल वो हो गया, आप हार के मान के चलिए, तो उसमें हम दूसरे में आप कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से भी अगर आप हार गए तो अपील करने का मौका कहाँ मिलता है, सुप्रीम कोर्ट में मिलता है। इस तरीके से हम क्या देखते हैं, ये हायरार्की बना हुआ है, ठीक है। और हर एक जो लेवल है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ठीक है।
और बेसिकली ये सारे जुडिशरी के पार्ट ही हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड हैं, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें आठवां प्रोविजन, अगर हम बात करते हैं जो फीचर है फंडामेंटल राइट, जो स्टेट है, ठीक है, वो बेसिकली जो सिटीजन है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। ये प्रोविजन कहाँ पे है? ये प्रोविजन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें जो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, एक तो सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं कि स्टेट के भी कुछ अपने अधिकार हैं, ठीक है। स्टेट किस तरीके से गवर्न करेगा, ठीक है, स्टेट किस तरीके, स्टेट मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगा, उसके बारे में हम कहाँ देखते हैं डीपीएसपी, और क्या क्या काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हम किस में हम डील करेंगे, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम डील करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। इसके बारे में प्रोविजन यहाँ पे लिखा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब कि स्टेट जो है, ठीक है, हम इंडियन सिटीजन हैं, ठीक है। वैसे ही इसमें तो हम क्या देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स में जो स्टेट है, ठीक है, वो हमें कुछ राइट्स देता है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एज ए सिटीजन, एज ए इंडियन सिटीजन हमारा कुछ ऑब्लिगेशन बनता है स्टेट के लिए, ठीक है, हमारा कुछ कर्तव्य बनता है स्टेट के लिए। जैसे कि मान के चलिए अगर कभी नेशनल एंथम हो रहा है तो यू हैव टू स्टिल स्टैंड स्टिल, ठीक है, आपको खड़े रहना है, ठीक है। या फिर कोई भी अगर अथॉरिटी जा रही है तो आपको अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहा है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि हाँ, जहाँ पे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खत्म होता है वहाँ पे दूसरे का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या देखते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, आगे आने वाले टाइम हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ये अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या देखते हैं हम कि एज ए इंडियन सिटीजन हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, किसके प्रति? अपने गवर्नमेंट के प्रति, अपने स्टेट के प्रति, ठीक है। उसके बारे में हम डील करेंगे यहाँ पे। सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट मतलब कि जो स्टेट है, पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि मोनार्की हुआ करता था, राजा हुआ करता था, वहाँ पे क्या हुआ करता था, एक स्टेट रिलीजन हुआ करता था, ठीक है। जो राज्य है उसका एक रिलीजन हुआ करता था, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि पहले के टाइम में अगर बात करें, इंडियन के एंशियंट टाइम में बात करें, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि स्टेट रिलीजन में हिंदुज़म को हमने देखा कई जगहों पे, बुद्धिज़्म को देखा, जैनिज़्म को देखा, ठीक है। वैसे ही मिडिवल इंडिया में हमने देखा कि बेसिकली इस्लाम को स्टेट रिलीजन बनते देखा, ठीक है, इंडिया में बात करें, ठीक है। वैसे ही हम क्या देखते हैं, जो मॉडर्न स्टेट है, मॉडर्न इंडियन स्टेट है, जो इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन स्टेट क्रिएट किया गया, बना, ठीक है, जो कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के बाद जो इंडियन स्टेट बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1950, उसके बाद जो इंडियन स्टेट है वो बेसिकली सेकुलर नेचर होगा। मतलब जो जो गवर्नमेंट है वो ना ही किसी किसी भी धर्म के उस फेवर में कंप्लीटली होगी, ना ही उसके अगेंस्ट होगी। मतलब कि आपको सब रिलीजन को एक नज़र से देखना है और किसी को भी अलग अलग नज़र से नहीं देखना, ठीक है। और किसी के भी सबको एक तरीके से वेलफेयर किसका जिम्मेदारी है इसमें? अगर सब आप एक नज़र से सबको देख रहे हैं तो सबके वेलफेयर का जिम्मेदारी किसका है? स्टेट का है, ठीक है। आप इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो एक तरीके से स्टेट में कंप्लीटली प्रोहिबिट किया गया कि स्टेट जो है वो जो रिलीजन है वो दोनों का एक तरीके से मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप स्टेट काम करे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो स्टेट कंप्लीटली फेवर ना करे किसी रिलीजन को, जिससे कि क्या हो कि जो रिलीजियस हारमनी है वो बने रहे, ठीक है। वैसे ही हम क्या देखते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि अगर आप 18 साल के हैं तो इंडिया में आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी आप रेस, कास्ट, सेक्स, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इसके इसके वजह से किसी भी आप रेस से बिलोंग करते, किसी भी जाति से बिलोंग करते, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते, मतलब जाति कास्ट एक ही हुई, ठीक है, किसी भी सेक्शन से बिलोंग करते, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आपको क्या है, सभी इंडियंस को जो 18 साल के ऊपर है, अगर आपको वोटिंग आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ है तो आपको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। इसलिए हम क्या देखते हैं कि ये बेसिकली ब्यूटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एक तरीके से यहाँ पे क्या देखते हैं, सभी लोगों को एक तरीके से एक जगह पे लाके खड़ा करने की कोशिश किया गया है। नहीं यहाँ पे क्लास के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, नहीं कास्ट के बेसिस पे, नहीं सेक्स के बेसिस पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सबको वोटिंग देने का अधिकार जो 18+ है उनको दिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप मतलब कि एक नागरिकता, ठीक है।
अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो अगर आप अमेरिका के निवासी हैं, ठीक है, तो पहले आप अमेरिका में 50-51 के आसपास स्टेट हैं, ठीक है। उसमें हम क्या देखते हैं, आप पहले उस किसी एक स्टेट के मेंबर हैं, और बाद में आप क्या हैं, जो अमेरिका है उसके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके आप मेंबर सिटीजन है, ठीक है। यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है। आप स्टेट के तो हैं ही, लेकिन आप क्या हैं, उसके भी हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप में अगर हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे कंट्री क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि आप मल्टीपल सिटीजनशिप, जैसे कि अगर आपने अमेरिका का सिटीजनशिप ले लिया, कनाडा का सिटीजनशिप लिया, ठीक है, रशिया के ले लिया, ठीक है, ऐसी बहुत सारे कंट्री होते हैं जो अलाउ करते हैं मल्टीपल सिटीजनशिप, कि आप एक समय पे बहुत सारे कंट्रियों के सिटीजन नागरिक बने रह सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अगर आपको भारत का नागरिक बना रहना है तो आपको क्या होना चाहिए, आप किसी भी अदर कंट्री के सिटीजन नहीं होने चाहिए। ये हम कहाँ देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप की बात हुई है, और यहाँ पे ना ही हम स्टेट के पहले सिटीजन हैं, ठीक है, और ना ही यहाँ पे हम किसके सिटीजन हैं, सिंगल सिटीजन बात करें तो हम सेंटर के, बेसिकली इंडिया के सिटीजनशिप, इंडिया के नागरिक हैं, ना ही इंडियन, जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं वहाँ के नागरिक हैं, हम बेसिकली इंडिया के नागरिक हैं। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट बॉडीज़, बहुत सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं इसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ जिनको हम कहते हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। वैसे ही बहुत से अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये किस लिए क्रिएट किया गया, बेसिकली स्टेट को रन करने में आसानी हो, इसलिए इन सबको क्रिएट किया गया। बेसिकली इन सब के लिए प्रोविज़न हम कहाँ देखते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के लिए कहाँ पे प्रोविजंस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज़। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं, ठीक है। फंक्शनिंग के लिए वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं, वो किसी से इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है। और इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी मतलब क्या कि बेसिकली आपने प्रेसिडेंट रूल के बारे में सुना होगा, राष्ट्रपति शासन जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं, प्रेजेंट इसमें इमरजेंसी प्रोविजन में बहुत सारे, अगर आने वाले टाइम में आप देखेंगे, आर्टिकल 352 के जिक्र करेंगे, आर्टिकल जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो 352, फिर उसके बाद 356, और फिर उसके बाद हम 360, ठीक है, ऐसी अलग अलग आर्टिकल्स हैं जिसमें हम अलग अलग तरीके से डील करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन के लिए। जबकि इमरजेंसी प्रोविजन क्या होता है कि इस प्रोविजन, इसमें क्या लिखा गया है कि अगर कोई भी स्टेट या फिर कोई भी एरिया, ठीक है, बेसिकली फंक्शनिंग वहाँ पे बेहतर ना हो, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उनका एक तरीके से हनन हो गया हो, ठीक है, तब जाके हम क्या देखते हैं कि जो सेंटर है वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकता है, लगा सकता है, ठीक है। इसके बारे में हम डील करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं क्या ब्यूटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है। 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल वन, ठीक है। लोकल वन में हम क्या देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ में हम म्यूनसिपालिटीज़ को देखते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को देखते हैं। वैसे रूरल एरिया में हम क्या देखते हैं कि जो पंचायत हैं, ठीक है, वो वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो कि सबका अपना अपना एक पावर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, और उसके हिसाब से वो अपने लिमिटेड एरिया में काम करते हैं। वैसे ही हम क्या देखते हैं कि इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जिक्र किया गया है। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड किया गया। इसमें हम क्या देखते हैं कि कोऑपरेटिव तो आप समझ रहे होंगे, कोऑपरेट करना है किसी भी एक एम के लिए, एक मोटिव के लिए, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं, किस लिए, कि वो एक सोसाइटी बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए, ठीक है, कोऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये इसका प्रोविजन हम कहाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है, ठीक है। और एवोल्यूशनरी है वन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एवोल्यूशनरी वन मतलब कि ये टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है, ठीक है। जैसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950s में जब लिखा गया था, जब वो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वैसा जैसा उस टाइम पे था वैसा आज के टाइम तो नहीं है, टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। ये चीज़ें बदलती हैं, डिमांड और रिक्वायरमेंट के साथ हम क्या देखते हैं, जहाँ पे जो जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ा उसको ऐड किया गया, जिसका ज़रूरत नहीं पड़ा उसको हम क्या देखते हैं, धीरे टाइम के साथ वो धीरे धीरे
पीछे छूटता गया। ठीक है, और इसमें हम क्या देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली स्ट्रक्चर वाइड, ठीक है, चैप्टर वाइज में हम डील करेंगे। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर वाइज कैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डील करने वाले हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले स्टेट एंड ड्यूटीज़ को हम डील करेंगे, फिर उसके बाद सिटीजनशिप को देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स को, डीपी एसपीआई से अलग अलग चैप्टर बना रखे हैं। बेसिकली एक स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर चैप्टर में इस सेक्शन के बारे में हम डील करेंगे। ये डिस्कस कहाँ पर किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डील किया गया है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, जो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या ब्यूटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बेसिकली कल्मिनेशन, ये जो भी आप देख रहे हैं, ये बेसिकली आपको किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में इतना खूबसूरती से कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसको जब लिखा गया था, ऐसे ही थोड़ा ना लेंथीएस्ट वन इसको कहा गया है। ठीक है, क्योंकि 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को हम स्टडी किए थे जब हमने लिखा था इसे। ठीक है, और टाइम के साथ आने वाले टाइम में जब इवॉल्व हुआ, जब हमें क्या हुआ कि टाइम के साथ जब जो चीज़ हमें ज़रूरत था उसको हमने ऐड किया, जो नहीं था उसको हमने पीछे छोड़ते गया, तो एक तरीके से टाइम के साथ इवॉल्व भी होता रहा ये कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हम क्या देखते हैं कि ये डिमांड और सप्लाई को मैच करते हुए, जो सोसाइटी का नीड है उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ता गया। इसलिए हम क्या देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। तो आने वाले वीडियो में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के अगले लेक्चर्स की। धन्यवाद।